everyone, welcome back to my channel Unlocking Minds, and today I'm going to cover 4 lobes of the brain. So before understanding the lobes of the brain, let's first understand what exactly a brain is. So brain basically एक complex structure है जो किससे made up है? Neurons. And it is responsible for everything right from breathing, moving to thinking and releasing of hormones or neurotransmitters, right? So now let's understand the 4 lobes. So the ये वाला पार्ट है, दिस इज़ नोन एज फ्रंटल लोब, और हम इसी को फ्रंटल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं. फ्रंटल लोब जो है उसको हम एक कंट्रोल सेंटर की तरह मान सकते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, जो भी आपकी हाई ऑर्डर स्किल्स होती है उसमें. उसके बाद मेमोरी में होता है, इमोशन रेगुलेशन में होता है, सोशल बिहेवियर में होता है, एंड बहुत सारी चीज़ों में होता है. ओके, सो प्लानिंग एग्जीक्यूशन जो होता है वो फ्रंटल लोब आपका करता है. फ्रंटल लोब के बहुत सारे कॉर्टेक्स होते हैं. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो जो पहला है वो है आपका मोटर कॉर्टेक्स. सो मोटर कॉर्टेक्स बेसिकली क्या करता है कि जो आपकी वॉलेंट्री मसल मूवमेंट होती है ना, एक तो उसे कंट्रोल करता है, फिर आपकी जो फाइन मोटर मूवमेंट होती है उससे कंट्रोल करता है, एंड आई मूवमेंट. ओके, एंड ऑब्वियसली अगर ये मूवमेंट जो मोटर कॉर्टेक्स है वो ख़राब हो जाए, वो डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम जो कॉम्प्लेक्स एक्शंस है, जैसे कि शू लेस टाई करना, राइट, एक छोटा सा एग्जांपल है ये. शू लेस टाई करना वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है, उसके लिए हमें एक लूप बनाना होगा, फिर उसको टाइट करना होगा, राइट. सो जो हमारे कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं उससे, एंड हम मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते हैं. उसके बाद आता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बेसिकली हमारा एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन होता है, जिसमें एग्जीक्यूशन होता है, जैसे कि प्लानिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, वो सब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका हैंडल करता है. इवन द मूड एंड बिहेवियर. सो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी थी अबाउट फिनियस गेज. आई विल प्रोवाइड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे इट इज़ अवेलेबल. तो उसमें यही हुआ था, ये 19th सेंचुरी की है, एंड इट इज़ अ वेल डॉक्यूमेंटेड केस स्टडी, राइट. इसमें क्या हुआ था कि जो उसका लेफ़्ट एंड राइट फ्रंटल लोब था ना, वो बैडली डैमेज हो गया था, एंड उसकी एक रॉड घुस गई थी थ्रू द स्कल. ठीक है, ही सर्वाइव द एक्सीडेंट विद हिज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ इंटैक्ट, बट इसकी वजह से जो रॉड घुसा था स्कल के थ्रू, उसमें बहुत भयंकर पर्सनालिटी चेंजेस आए थे. क्यों? बिकॉज उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो था वो डैमेज हो गया था. अब जो उसका इंजरी था, पहले जो गेज इंजरी से पहले था वो बहुत काम था और मैनर्ड पर्सन था, बट इंजरी के बाद वो इल टेम्पर्ड हो गया एंड बहुत ही आर्ग्यू करने लग गया, एंड ही बेसिकली बिकेम शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन. सो आपने देखा कैसे पर्सनालिटी जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई. एक काम पर्सनालिटी से वो अग्रेसिव हो गया, राइट. सो फिनियस गेज की केस स्टडी ज़रूर देखिएगा. ओके, उसके बाद आपका आता है ब्रोका एरिया. सो ब्रोका एरिया बेसिकली आपके जो मसल्स हैं ना, जो आपको बोलने में हेल्प करता है, जैसे कि आपकी टंग, उसको कंट्रोल करता है. ओके, एंड अगर आपका ब्रोका एरिया डैमेज हो जाएगा, सो ऑब्वियसली बात है कि आप बोल नहीं पाओगे, राइट. क्यों? बिकॉज आपका जो टंग है, फेरिंग्स और लैरिंग्स है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे, सो यू विल नॉट बी एबल टू पुट टुगेदर वर्ड्स. सो दिस इज़ व्हाट फ्रंटल लोब इज़. बेसिकली इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर, जिसमें आपका प्रॉपर आपकी डिसीजन मेकिंग, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है वो, आपकी मूवमेंट, जो मोटर मूवमेंट है वो, एंड आई मूवमेंट जो है, दिस इज़ व्हाट इज़ कंट्रोलिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ ऑल्सो कंट्रोलिंग योर मूड, behavior, personality, and the muscles that help you speak. The next one is temporal lobe. टेम्पोरल लोब जो है वो आपका वाइटल होता है इन वॉट ऑडिटरी फंक्शनिंग्स. ओके, सो जो ऑडिटरी फंक्शनिंग है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं वो भी टेम्पोरल लोब आपको इंटरप्रेट करवाने में हेल्प करता है, अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो टू रिमेंबर. ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्रूशल होता है टेम्पोरल लोब. वाई? बिकॉज एक तो आपको ये नॉन वर्बल क्यूज समझाने में और याद करने में हेल्प कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग यू टू फॉर्म एंड रिट्रीव इट. ओके,
So now let's understand. Temporal lobe is basically on both sides of your ear, and this is what temporal lobe is. So temporal lobe के दो पार्ट्स होते हैं. One is the dominant and next one is the non-dominant. जो आपका डोमिनेंट टेम्पोरल होता है वो जनरली लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन होता है, एंड जो नॉन डोमिनेंट होता है वो जनरली आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन होता है. बिकॉज टेम्पोरल लोब तो आपके दोनों हेमिस्फेयर्स में है ना, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर दोनों में. सो इसलिए इसमें एक डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट होता है. जनरली डोमिनेंट वाला जो होता है वो आपका होता है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन. ओके, एंड जो नॉन डोमिनेंट होता है वो होता है आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन. डोमिनेंट टेम्पोरल है वो आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में जो वर्बल इन्फॉर्मेशन होती है, जो वर्बल क्यूज़ होता है. ओके, सो जो वर्बल क्यूज़ होंगे वो आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, याद करने में और समझने में. आपका जो नॉन डोमिनेंट होता है वो आपके नॉन वर्बल क्यूज़ को हेल्प करता है समझने में, याद रखने में और सीखने में. अगर आपका डोमिनेंट या नॉन डोमिनेंट में कोई भी डैमेज आता है ड्यू टू इलनेस, आपकी कोई ब्रेन इंजरी हुई है आपको, या फिर तो स्ट्रोक्स आए हैं, अक्वायर्ड या नॉन अक्वायर्ड जो भी, उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है. एक तो आपका रिटेन जो न्यू इन्फॉर्मेशन हैं आप वो रिटेन नहीं कर पाओगे. वाई? बिकॉज आप याद ही नहीं कर पा रहे हो ना. अगर आप याद ही नहीं कर पा रहे हो तो इन्फॉर्मेशन कैसे रिटेन करोगे, राइट? उसके बाद जो बाकी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो होता है सिलेक्टिव अटेंशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी में इम्पेयरमेंट आना, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टेम्पोरल लोब जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है. उसके बाद डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पोकन वर्ड्स. वाई? बिकॉज इसमें ब्रोका एरिया जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है. सो इवन इन फ्रंटल लोब देयर इज़ ब्रोका एरिया, इवन इन टेम्पोरल लोब देयर इज़ अ ब्रोका एरिया. ब्रोका एरिया आपको ऑब्वियसली यही हेल्प करता है कि कैसे आप बोल सके वर्ड्स को. आप वर्ड्स समझ तो चुके हैं लेकिन उसको कैसे बोलना है वो ब्रोका एरिया आपको हेल्प करता है उसमें. अगर ब्रोका एरिया डैमेज हो जाता है तो ब्रोका अफेजिया या फिर जिसको बोलते हैं नॉन फ्लुएंट अफेजिया वो हो सकता है. अब इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली मतलब है कि जो वर्ड्स है वो फॉर्म करने में डिफ़िकल्टी आती है, वर्ड्स को रिपीट करने में या सिंपल जो फ्रेजेस है वो बोलने में डिफ़िकल्टी होती है, स्ट्रगल होता है. हम रिपीट कर ही नहीं पाते हैं वर्ड्स को या फिर फ्रेजेस को. ओके, बट इसमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो अफेक्ट नहीं होगी. ब्रोका एरिया में अंडरस्टैंडिंग विल नॉट बी अफेक्टेड. वाई? बिकॉज ब्रोका एरिया जो है वो आपके बोलने के लिए इफ़ेक्ट कर रहा है, अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं. हम एक और समझ लेते हैं, इसमें रेंड्रिक्स एरिया भी आता है. रेंड्रिक्स एरिया जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप जो दूसरा बोल रहा है वो उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑफ रेंड्रिक्स एरिया. सो टू कंट्रोल द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड सिलेक्ट द राइट वन. अब हम इसका एक चीज़ समझ लेते हैं, जो ब्रोका एरिया है और जो रेंड्रिक्स एरिया है ये दोनों के दोनों साथ में काम करते हैं. ओके, कैसे? अब हम वो समझते हैं. जो रेंड्रिक है वो प्रोसेस करता है आपका अंडरस्टैंड करने में वर्ड्स को, एंड फिर आपको हेल्प करता है वो पिक द राइट वर्ड. तो अभी मुझे कौन सा वर्ड बोलना है वो रेंड्रिक्स एरिया का काम है. जैसे ही वो वर्ड्स को अंडरस्टैंड करता है एंड पिक द राइट वर्ड, फिर वो आपका सिग्नल भेजता है ब्रोका एरिया को. एरिया को सिग्नल भेजते ही वो हेल्प करता है आपको बोलने में. सो अब ब्रोका एरिया को पता चल गया कि कौन सा वर्ड बोलना है, राइट? तो ब्रोका एरिया फिर सेंड करता है सिग्नल्स टू द मसल्स फॉर स्पीकिंग द राइट वर्ड. ओके, सो ऑब्वियसली अगर ब्रोका एरिया आपका डैमेज होता है आपके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज रेंड्रिक्स तो सही ही है. रेंड्रिक सही है तो आपके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके सिर्फ स्पीकिंग में प्रॉब्लम आएगी. अगर रेंड्रिक जो है वो डैमेज हो जाता है तो जो दूसरा बंदा बोल रहा है, जो इफ़ आई एम स्पीकिंग एंड यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, देन द रेंड्रिक्स एरिया हैज़ सम डैमेज इशूज़, राइट? इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट बट नॉट एबल टू स्पीक इट, देन देयर इज़ ब्रोका एरिया इशूज़. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि कैसे रेंड्रिक एरिया एंड ब्रोका एरिया साथ में काम करते हैं. ब्रोका एरिया अगर डैमेज होता है तो उसको ब्रोका अफीजिया बोलते हैं, या नॉन फ्लुएंट. नॉन फ्लुएंट क्यों? बिकॉज हम बोल नहीं पा रहे ना, हम रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रगल हो रहा है बोलने में, इसलिए इट इज़ नॉन फ्लुएंट. रेंड्रिक्स अफीजिया जो होता है उसमें आप
बोल तो पा रहे हो लेकिन आप वर्ड समझ ही नहीं पा रहे हो, सो देयर इज़ नो पॉइंट, राइट। इसको रेंड्रिक अफेजिया को फ्लुएंट अफेजिया भी बोला जाता है। इसमें आप वर्ड्स बोल सकते हो लेकिन आप जो वर्ड्स है उसका मतलब पता नहीं है, सो यू मेक अप योर ओन वर्ड्स विच हैज़ नो मीनिंग, इट्स नॉट इन एनी डिक्शनरीज, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, डैमेज ऑफ टेम्पोरल लोब इज़ एनोसोग्निया, एनोसोग्निया, ओके। सो एनोसोग्निया बेसिकली होता है जिसमें आप का जो ब्रेन है वो रिकग्नाइज ही नहीं कर पाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, सो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ प्रॉब्लम, अनदर पर्सन नोज दैट यू हैव अ प्रॉब्लम बट you don't know that. So with that is what anosognia is. And by this, temporal and frontal lobe is over. In the next video, I'll be covering other two lobes, which is the parietal and occipital. It is very short, so stay tuned and let's meet you in the next video.